हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब होता है कि हिस्ट्री को पूरा विस्तार से पढ़ा जाए। जितने भी आपके सिलेबस में हिस्ट्री दिया हुआ है वो उतना हिस्ट्री पढ़ा जाए। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे होते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ हमने पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब होता है आप हिस्ट्री को पूरा विस्तार से पढ़े जितना आपका सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा सिलेबस। इससे पहले वाला जो पार्ट में हम लोग बात किए थे, सिंधु घाटी सभ्यता उत्पन्न कैसे हुई, सिंधु घाटी सभ्यता खोज किसने किया, नगर योजना कैसा था, नालियाँ कैसी थी, सड़कें कैसी थी, पूरा विस्तार में अच्छा से एकदम बात कर लिए हैं। अब उसके बाद ये भाग 1 और भाग 2 पहले बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ के गांव के बारे में। यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के गांव कैसे, देखिए बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हड़प्पा सभ्यता में गांव भी थे। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उनको शुरू से ये बात पता है कि वो नगरीय सभ्यता थी। नगर यानी कि शहर थे, शहर, नगर मतलब शहर समझ लीजिए। जैसे दिल्ली मुंबई समय शहर है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि गांव नहीं है। इसके आसपास गांव है ना, लेकिन बहुत दूर पर है, मानते हैं कि बहुत दूर पर गांव है। वहां से भी, वहां पर भी उस समय भी हड़प्पा सभ्यता के समय भी नगर और शहर तो थे लेकिन गांव भी थे और थोड़ा हट करते, थोड़ा दूरी पर थे। उन नगरों से क्या थे, वो दूरी पर थे। अब देखिए गांवों की जो, अब गांव वहां पर थे तो जो शहरों की जरूरत होती थी वो गांव पूरा करते थे, और गांव की जरूरत कौन पूरा करता था, शहर। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब गांवों की तो जरूरत होगी लेकिन शहरों की क्या जरूरत थी, गांव से क्या जरूरत थी। इस समय भी थोड़ा दिमाग लगे अपने से, तो इस समय शहरों की जरूरत क्या होती है, गांव से वो लोग क्या लेकर जाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो ये आपका अगर ये अगर दिमाग में चल रहा होगा तो यहाँ से अन्न और ये अन्न और फल और सब्जियां जाता है। सब्जी अधिकतर मात्रा में, सब्जी अन्न ये सब कहाँ से जाता है, गांवों से जाता है। शहरों में कहाँ जाता है आपको पता है? अब तो कुछ सब्जी शहरों में भी उगने लगे हैं लेकिन अभी तक अन्न शहरों में नहीं उगाया जाता है। अन्न जो होता है वो खाने वाला अन्न, चावल गेहूं ये सब कहाँ से लेकर जाया जाता है, गांवों से जाता है। उस समय भी अन्न कहाँ से लेकर जाया जाता था, गांवों से। या ये गांव के लोग जो भी कपड़ा होता था, धातु होता था, सब कहाँ से लेकर आते थे, नगरों से। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। इस समय तो पैसा वैसा देकर, मान लीजिए दिल्ली मुंबई के लोग पैसा देकर गांव से क्या करते हैं, ये चावल गेहूं ले लेते हैं। लेकिन उस समय था कि वस्तु विनिमय प्रणाली थे। गांव वाले अपना चावल गेहूं लेकर जाते थे, वही अपने गांव वाले अपने अन्न लेकर जाते थे, और वो लोग वहां से कपड़ा धातु ये सब अपना जरूरत के सामान क्या करते थे, लेकर आते थे। अब देखिए बाद में हड़प्पा सभ्यता के समय ये सिक्के चले, लेकिन वो सिक्के जो थे वो मिट्टी के सिक्के थे, लेकिन अधिकतर वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था। तो देखिए गांव के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए गांव थे तो गांव कहाँ पर थे, हम लोगों को पता है कि नगर जो थे, नगर कहाँ पर थे, नगर के ये नदियों के किनारे ही थे। लेकिन गांव कहाँ पर थे, गांव थे ये भी नदियों के किनारे ही थे। नगरों के आइए आप लोग अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया है कि नगरों को चारों तरफ से किलाबंदी एकदम मोटा दीवार से किया गया था। क्यों? क्योंकि बाढ़ से सुरक्षित रहे। लेकिन गांव में कौन किलाबंदी करेगा, गांव में करेगा, गांव में इतने धनी लोग थोड़े होते हैं। वो तो नगर वाले सब धनी थे, सब अपना व्यवस्था तो कर लिए, लेकिन गांव उतना व्यवस्था कर सकता है नहीं। तो ये गांव होते थे, नदियों किनारे होते थे, लेकिन ये ऊंचाई पर होते थे। कहाँ पर होते थे? ऊंचाई पर होते थे। अभी भी देखिएगा बाढ़ हो आता है तो लोग कहाँ भाग कर जाते हैं, नदियों किनारे जो ऊंचा स्थान होता है वहां पर जाते हैं। ये गाँव कहाँ होते हैं? ऊंचे स्थानों पर, नदियों किनारे ऊंचे स्थान पर ये गाँव थे। आइए गांव, इसके घर कैसे होते थे, यहाँ के घर कैसे होते थे। वो नगर वाला तो घर बताया है कि पक्की ईंटों का एकदम बढ़िया एकदम घर होता था, ऊंचा एकदम बढ़िया घर। लेकिन यहाँ पर मिट्टी के घर होते थे। कहाँ, कैसे घर? मिट्टी के और कच्ची पक्की ईंटों का था, कच्ची पक्की ईंटों के घर होते थे। अभी भी गांव में अधिकतर, अब तो उतना ज्यादा बचा नहीं है गांव में, मतलब मिट्टी के घर। लेकिन गांव में पहले कैसा होता था, मिट्टी का ही घर होता था। और ये वहां पर कच्ची पक्की ईंटों का और बांस के सहारे भी कुछ घर खड़े किए गए थे। बांस बलियों के सहारे भी घर खड़ा किए गए थे। बांस के सहारा, झोपड़ी आप जानते हैं ना, झोपड़ी, उसी को बांस के सहारे, झोपड़ी को कैसे खड़ा किया जाता है, बांस के सहारे किया जाता है खड़ा। तो ये जो गांव थे वहां कहाँ पर थे? ऊंचे स्थानों पर थे। अब देखिए गांव ऊंचा स्थानों पर थे। ये क्या करते थे गांव के लोग? कृषि। इनका आर्थिक जीवन कैसा था? हड़प्पा वासियों का आर्थिक जीवन कैसा था? अब आर्थिक जीवन में आ जाएगा तो वो कार्य क्या करते थे? तो गांव वाले लोग क्या करते थे? कृषि करते थे, पशुपालन करेंगे, यही काम करेंगे। और शहर वाले लोग क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, उद्योग धंधा करेंगे, ये कपड़ा निर्माण वाला उद्योग धंधा करेंगे, ये सब करेंगे। तो आर्थिक जीवन में अगर आपको लिखने के लिए आ जाएगा तो कृषि लिखिएगा, पशुपालन, उद्योग धंधा, धातु कला, ये सब। गांव और शहर दोनों के लोगों क्या कार्य करते थे, उन सब कार्य को आर्थिक जीवन में लिखना पड़ता है। तो कृषि।
अब कृषि कौन करते थे? गांव के लोग। ये रहते कहाँ थे बताएं? अभी कहाँ रहते थे? ये नदियों के किनारे रहते थे। आपको पता है नदियों के किनारे जो किस नदी के? सिंध तथा उसके सिंधु नदी तथा उसके सहायक नदियां जो थी उसी के किनारे ये सब थे ना। तो उसका जो मैदानी क्षेत्र था वहां पर मैदानी क्षेत्र, आप अभी भी पता होगा आपको कि जो नदियों के किनारे मैदानी क्षेत्र बहुत उपजाऊ भूमि होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जलोढ़ मिट्टी रहता है। यहाँ पर हर साल बाढ़ आ जाता था। बाढ़ हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ हर साल आता था, आपको पता है। बाढ़ हर साल आता था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खेती होते थे। कितना आपको खुद अनुमान लगे कितना अन्न की जरूरत होती होगी उस समय। नगरों को भी जरूरत पूरा करना है, इन गाँव वालों को अपना जरूरत भी पूरा करना है, दोनों पूरा करना है। अभी भी जब चावल या गेहूं इस समय भी उपजाया जाता है तो किसान क्या करते हैं? अपना जरूरत तो पूरा करते ही करते हैं, साथ में शहरों की भी जरूरत पूरा करते हैं। उस समय भी ये लोग अपने यानी कृषि बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए, तभी तो दोनों की जरूरत पूरा होगा, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा था नगर। तो ये क्या होता था? हर साल बाढ़ आता था। आपको पता है बाढ़ आता है तो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आता है और बहुत अच्छी उपज होती है। तो ये क्या था? बाढ़ से नुकसान तो होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी लेकर आता था तो ये कृषि बहुत अच्छा होती थी। अब ये कृषि अच्छा होती थी, किस किस चीज की खेती करते थे ये लोग? गेहूं, मुख्य रूप से गेहूं और जौ की मुख्य रूप से खेती करते थे। अब देखिए खेती तो ऐसे बहुत चीज को करते थे, जैसे ये फसलें बहुत सी थी, मटर, तिल, तेलहन मतलब सरसों, तिलहन होता है। तो ये दो को मुख्य फसलें थी। गेहूं रोपने में गेहूं उपजाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर गेहूं आप जानते होंगे तो एक बार जब बुआई की जाती है उसकी गेहूं की, तो थोड़ा नमी वाला मिट्टी चाहिए होता है। फिर एक बार उसको सिंचाई कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो तो, और उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हो तो 2 बार सिंचाई उसकी जरूरत पड़ती है। 2 बार उसके बाद फसल अपने आप हो जाता है। तो ये कृषि इनकी कैसी थी? ये 2 ही फसलों पर मुख्य रूप से आधारित थी। ये फल से भी परिचित है, अनार मुख्य रूप से फल से भी परिचित है, फल से भी परिचित है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये कृषि के लिए औजार क्या क्या उपयोग करते थे? औजार मुख्य रूप से अभी भी कृषि के लिए, अगर गांव में आप रहते होंगे तो जानते होंगे क्या क्या औजार? हल, कुदाल, हंसिया, खुरपी, यही सब किया जाता है। तो ये भी वही करते थे, हल, कुदाल, हंसिया, खुरपी। हंसिया खुरपी जानते नहीं होंगे? हंसिया खुरपी दोनों। अब देखिए हल क्या होते थे? इस समय से हल भिन्न होते थे। अभी वर्तमान समय में हल जानते हैं ना? हल वर्तमान समय में 15-20 गो ऐसे हल एक ही हल में ट्रैक्टर में लगाया हुआ है। ऐसे एक ही बार में पूरा खेतों की, जितना चौड़ा खेत हो अधिकतर खेतों को ऐसे जोतते हुए चलता है। ऐसे 15-20 गो ऐसे लगाया हुआ रहता है। लेकिन उस समय के कैसे हल होते थे? अभी से हल बैल जब चलता था उस समय कैसे हल होते हैं? अभी से कुछ समय 10-20 साल पहले हल बैल चलता था, कैसे हल होते थे? अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। एगो ऐसा हल होता था, इसमें एगो लगाया हुआ ऐसा रहता था, ऐसे होता था, ऐसे लगाया हुआ होता, ऐसे पकड़ लिया जाता, ऐसे करके चलाया जाता था। आगे बैल खींच रहा है और हल को ऐसे जितना इसको दबाइएगा अंदर ना, उतना ज्यादा मिट्टी उखाड़ता हुआ चलता है। जितना हल को दबाते थे ऊपर वाला ऐसे, उतना ज्यादा मिट्टी उखाड़ते हुए चलता था। और उस समय के भी हल हल्का सा अलग थे। उस समय का हल जो थे हल्का सा इससे अलग थे, लेकिन हल थे। अब देखिए ये पशुपालन, इसके बाद कृषि तो समझिए कृषि कैसे करते थे। ये नदियों किनारे बहुत अच्छा कृषि फसल इनको होती थी। अब पशुपालन आपको पता है, जो किसान होते हैं वो कृषि तो करते हैं, साथ में पशुपालन भी करते हैं। ये भी पशुपालन भी करते थे। अब पशु बैल, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि और भी बहुत सारे जानवरों को क्या करते थे? ये पालते थे। ये सारे जानवरों को क्या करते थे? ये पालते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सब जानवरों को ये पालते थे। अब देखिए ये प्रमाण कैसे मिला कि गाय, बैल, भैंस, बकरी सब पालते थे? कोई बताने वाला तो है नहीं, लिखित साक्ष्य भी नहीं, लिख कर भी नहीं गया कि देखिए हम बैल पाल रहे हैं, हम भैंस को उस समय पशुपालन में भैंस को पालते थे, या कुत्ता हमारे पास था, कुत्ता से परिचित है, लिखियों को नहीं गए हैं। ना कोई प्रमाण मिला। बैल का प्रमाण मिलेगा नहीं। ये सब प्रमाण देखिए ये क्या मिला हुआ है? ये उस समय के मिला हुआ है, खिलौने मिले हुए, छोटे छोटे खिलौने मिले हुए, तो उससे पता चल रहा है। और ये मुहर पर भी अंकित थे। मुहर पर भी ये सब अंकित अधिकतर, और मृदभांड पर ऐसे चित्र बनाए हुए थे। मृदभांडों पर क्या होता है? चित्र बनाए थे। तो इससे पता चलता है कि अच्छा ऐसे ऐसे वहां पर जीव उस समय होंगे। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन।
मिट्टी का कोई भी बर्तन को क्या बोल दीजिएगा, मृद भांड। मिट्टी के बस बर्तन होने चाहिए, तो उस पर भी ये सब चित्र बनाए हुए होते, चित्रकला किया, यानी चित्रकला में बहुत आगे थे वो लोग। मोहरों पर भी बनाया होता था ये जानवरों का चित्र। अब धातु कला, धातु कला से ये भी परिचित, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा एक नया निर्माण किए थे। कांसा इन लोगों ने कांसा का प्रचलित किया था। आपको ये बात ध्यान है, तांबा और टीन को मिलाकर क्या किए थे, कांसा बनाया था। ये भी एक अच्छा ये धातु बनाए थे, ये कांसा बनाए थे तांबा और टीन को मिलाकर। इनकी धातु कला बहुत अच्छी थी। अब मृदभांड के बारे में बात करते हैं। देखिए मृदभांड मतलब क्या होता है, आपको पहले ही बताया। मृदभांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन जितने कुछ भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, मृदभांड। चाहे कोई भी मिट्टी का बर्तन हो, क्या होता है, मृदभांड। तो उसमें मृदभांड कला भी बहुत प्रसिद्ध थी। मृदभांड कला में क्या होता था, ये लोग लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे उस समय। और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ ये भी करते थे ये लोग, उस पर क्या करते थे, उस पर चित्र बनाते थे। चित्र, तो चित्र ये बाद में बनाने लगे। शुरू वाले जो हड़प्पा वाले लोग तो चित्र नहीं बनाते थे, बाद में धीरे धीरे चल के क्या हुआ, इन्होंने चित्र उस पर बनाना शुरू किए। अब ये देखिए, ये वाला जो बैल गाय ये सब जो मिला हुआ है ना, किस पर मिला, मृदभांड पर भी मिला हुआ है। यानी मिट्टी के बर्तनों पर भी चित्र देखकर लोग क्या समझे, ओह ये बैल और गाय भी, इन लोगों को जो पशुपालन में ये लोग बैल और गाय को भी क्या करते थे, पालते थे। अब देखिए वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग कहाँ होते थे, नगरों में होंगे। वस्त्र उद्योग कहाँ होंगे, नगरों में। तो वस्त्र उद्योग इन गांव की जरूरत पूरा करेगा ना, तो वस्त्र उद्योग भी उस समय होता था। और ये उसका प्रमाण भी मिला है, ये बहुत सारे औजार भी मिले हैं। वस्त्र उद्योग के बहुत सारे औजार भी मिले। हमें लगता है कि ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हड़प्पा। इसका प्रसिद्ध स्थल हड़प्पा देखते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या मिला। ये सब स्थल अलग अलग है। हड़प्पा दूसरे जगह है, मोहनजोदड़ो दूसरे, चरणोदय दूसरे और लोथल दूसरे, सारे लेकिन सब एक में मिलाकर क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता। सारे स्थलों को क्या मिलाकर, क्योंकि एक ही जैसे सारे जगह पर घर मिले, प्रमाण मिलता है, तो बोला जाता है कि हाँ एक ही सब सभ्यता थे। सब क्या थे, एक ही, भले ही जगह अलग अलग थे, ये जगह अलग अलग मतलब दूर दूर थोड़ा जगह थे। ये अलग इसका किला था, इसका अलग किला था, ये सबका अलग अलग किला था। सारे जगह सब लोग अलग अलग रहते थे। ये मोहनजोदड़ो के लोग अलग अपना निवास, ये हड़प्पा के अलग। लेकिन ये था कि ये सब लोग आपस में मिले हुए थे, इसीलिए इसको एक ही सभ्यता नाम दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। हम लोग के समझ में आ गया। अब हड़प्पा देखते हैं। हड़प्पा की जो खोज था 1921 ईस्वी में किया। सबसे पहले यही खोज किया गया था, आपको पता है, सबसे पहले यही खोज किया गया था दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा ये खोज किया गया था। साहनी द्वारा। ये कहाँ है, रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के ये तट पर है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है। ये जब खुदाई हुई तो क्या क्या यहाँ से मिला। ये बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से ये मिला, हड़प्पा सभ्यता से वो मिला। जो इन लोगों जो यहाँ से मिलेगा वही ना हड़प्पा सभ्यता से मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता किसके अंदर आएंगे, सब हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही आएंगे। यहाँ मिला कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला क्या मिला है, कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार इतने अच्छे, मतलब अच्छे चित्रकारी अब ये बनाते थे ना, वो बहुत अच्छी ईंटें बनाए थे। कौन बनाए थे, कुम्हार ही बनाए थे। कुम्हार का चाक मिला है। श्रमिक आवास मिला है। श्रमिक आवास यानी कि मजदूरों वाला, श्रमिक को रहने के लिए आवास जो होता है। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिला है। मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति का मतलब समझते हैं, वो मातृ सत्तात्मक थी। वो जो सभ्यता थी मातृ, यानी कि महिलाओं को बहुत इज्जत किया जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता था समाज में। मातृ सत्तात्मक यानी मातृ देवी की क्या मिली थी, वहां पर मूर्ति मिलती, मातृ देवी की मूर्ति। उसके बाद अन्नागार भी मिले थे। अन्नागार, अन्नागार का तो मतलब नहीं समझाना पड़ेगा। अन्न रखने वाला जो गोदाम होता है उसको क्या बोलते हैं, अन्नागार। उसके बाद हाथी का कंकाल मिला था। किसका कंकाल, हाथी का कंकाल। उसके बाद मिला था एक सींग वाला जानवर का ये प्रमाण मिला था। एक सींग वाला जानवर का प्रमाण मिला था। कहाँ, मोहरों पर मिला था। अब बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में हुई। ये किसने किया था, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। किसने करवाया था, राखल दास बनर्जी।
अब उसके बाद यहाँ से क्या ये है सिंधु नदी के तट पर, यानी सिंधु नदी किनारे आपको जितने भी स्थल मिलेंगे ना किसी नदी के किनारे, क्यों स्थल नदी किनारे मिले, जलापूर्ति अच्छा से हो जाता था, यातायात का साधन यानी कि व्यापार ठीक ठाक हो जाता था, उनको बैलगाड़ी से ज्यादा कुछ ढोना नहीं पड़ता था, किससे, नदियों के माध्यम से, नाव से ही सब सामान ढोते थे। ये कहाँ है, सिंधु नदी का। यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, सबसे पहला पुरोहित आवास मिला। क्या मिला है, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास मिला। उसके बाद स्नानागार मिला है, स्नाना, आपको हम बताए थे स्नानागार, वहाँ स्नानागार यानी स्नान करने वाला बड़ा सा एक स्विमिंग पूल की तरह। इस समय जो स्विमिंग पूल होते हैं ना एकदम ठीक ठाक वैसे ही, जैसे जल निकालने की व्यवस्था होती है, जल डालने की व्यवस्था होती है, ठीक ठाक एकदम स्विमिंग पूल जैसे थे। आगे बढ़ते हैं, अन्नागार, यहाँ पर भी अन्नागार मिला था, लेकिन यहाँ पर भी अन्नागार मिला था, यहाँ पर भी। दोनों में बड़ा कौन था, मोहनजोदड़ो अन्नागार सबसे बड़ा था। ये जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था ना, ये इस जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, यानी इससे बड़ा इमारत कुछ नहीं था, दूसरा कुछ इससे बड़ा जो घर था वो कोई नहीं था। ये अन्न रखने वाला ही सबसे बड़ा, यानी कि यहाँ ठीक ठाक व्यापार होता होगा, तभी तो इतना मात्रा में अन्न आता था, अन्न जाता था। ये बड़ा घर क्यों बनाइएगा, जब तक ज्यादा अन्न नहीं आएंगे बड़ा घर बनाकर क्या होगा। तो ये अन्नागार भी मिला। चौड़ी सड़कें, सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें, ऐसे चौड़ी तो सारे जगह की सड़कें थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ की बहुत चौड़ी सड़कें मिली है, सड़क बहुत चौड़ी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कांसे की एक मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति, कांसे की मूर्ति मिली है। अब ये तो आपको खुद समझ गए कि कांसे की यहाँ पर मूर्ति मिली है। कांसा यहाँ पर बनाना सीखे थे ना, यहाँ पर तांबा और टीन से मिलाकर क्या बनाते थे, कांसा। तो ये कांसे की यहाँ पर मूर्ति मिली है। अब आगे बढ़ते हैं, चनहुदड़ो के बारे में देख लेते हैं। इसका खोज किसने किया था, गोपाल मजुमदार ने, गोपाल मजुमदार। देखिए पहला वाला का इसमें याद रखना पड़ता है, शुरू वाला का हड़प्पा हड़प्पा का खोज कब, बाद वाला का नहीं याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। गोपाल मजुमदार ये कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के क्या है, किनारे है। उसके बाद ये सिंधु नदी के किनारे है, और यहाँ से अब क्या क्या मिला है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो औरतों से संबंधित सामान मिले हैं, औरतों से संबंधित सामान मिले हैं, औरतों से संबंधित सामान क्या क्या मिले हैं, औरत से संबंधित सामान मिले हैं, यानी कि औरत से संबंधित क्या क्या सामान हो जाएगा, मेकअप से संबंधित सामान मिले हैं, मेकअप से संबंधित, काजल मिला है, काजल, सुई धागा मिला हुआ। और देखिए औरतों से यहाँ पर कारखाना भी मिला। और एक बात समझिए, दुर्ग रहित था, दुर्ग रहित। अगर पहला वाला वीडियो आपने देखा हो तो उसमें हम बताएंगे दुर्ग का मतलब क्या होता है, एक किला होता है। क्या होता है, किला। सारे जो हड़प्पा सभ्यता सभी नगर एक किले से एक अलग अलग अपना अपना, मान लीजिए हड़प्पा का अलग किला था, मोहनजोदड़ो का अलग, सब किसी न किसी किला से पैक थे। लेकिन ये जो चनहुदड़ो था ये किसी किला से पैक नहीं था, चनहुदड़ो किसी भी किला से क्या था, पैक नहीं था। ये दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित का मतलब, दुर्ग मतलब किला, रहित का मतलब बिना दुर्ग किला का था। यहाँ पर मनका बनाने का बताएंगे क्यों ये दुर्ग रहित था। मनका बनाने का कारखाना मिला हुआ, कारखाना मिला हुआ। ये एक माना जाता है कि ये जो औद्योगिक नगर था, एक ऐसा नगर था। और माप बटाखरा बनाने का भी कारखाना मिला है, माप बटाखरा बनाने का। अब देखिए यहाँ पर ये माना जाता है कि जो चनहुदड़ो एक औद्योगिक नगर था, यानी उद्योगों वाला नगर था, व्यापारिक नगर था, इसीलिए इसमें किला नहीं बनाया गया। ये तो व्यापार सारे जगह से होता था ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ से कुछ ज्यादा, इसलिए मान लीजिए यहाँ ऐसे किला बना दिया गया, मान लीजिए किला बना दिया गया ऐसे। अब मान लीजिए कोई व्यापारी यहाँ पर है, उसको सामान यहाँ पर लेकर आना, तो क्या करना पड़ेगा, तो घूम घाम कर ऐसे ऐसे आकर यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यही जब किला नहीं होगा तो क्या करेगा, ये यही तो बैलगाड़ी खाक से यहाँ पर पहुंच जाएगा ना। इसीलिए जो यहाँ पर किला का प्रमाण नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर क्या था, कहीं से व्यापारी क्या सोचता है कि जल्दी हमारा सामान पहुंच जाए, अब वो कौन घुमा कर यहाँ पर लेकर जाएगा, इतना मेहनत कौन करेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से खड़क से यहाँ पर लेकर चले थे, तो इसीलिए यहाँ पर किला का प्रमाण नहीं मिला। अगला बात करते हैं, 4 नंबर है लोथल। लोथल, आप देखिए जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और ये जो यहाँ से बंदरगाह मिले, बंदरगाह के लिए प्रचलित है। ये भी यहाँ से भी व्यापार होते हैं। बंदरगाह का मतलब समझते हैं, नदी के किनारे बनाया जाता है नाव को खड़ा होने के लिए, वो बंदरगाह बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर बंदरगाह मिले हैं। क्या मिला है, बंदरगाह। लोथल से बंदरगाह, यानी कि यहाँ से ठीक ठाक व्यापार होता था लोथल से।
अब यहाँ पर मानका बनाने का कारखाना मिला है, मानका बनाने का कारखाना। और ये और खास बात है, को बोले थे ना उस समय जब सड़क बता रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता की जो सारी सड़कें थी एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर ऐसे काटती थी। आपको पता है 90 डिग्री कोण पर काटती थी और ये सब सड़कें सीधी थी, इसकी भी सड़कें सीधी थी। और ये भी बताया थे कि उसका जो मान लीजिए मुख्य सड़क के पास जो घर होता था उसका दरवाजा जो होता था मुख्य सड़क पर ना खुलता था, वो साइड में गली में खुलता था। लेकिन ये सबसे अपवाद था लोथल वाला, इसका जो मुख्य सड़क पर खुल जाता था, इसका जो दरवाजा था जो मुख्य सड़क किनारे है ना मेन सड़क पर दरवाजा खुल जाता था। दरवाजा सिर्फ मेन सड़क पर क्यों खुलता था? क्यों? क्योंकि ये हड़प्पा ये एक औद्योगिक नगर था, ये भी क्या था? औद्योगिक नगर था। और औद्योगिक नगर होने के कारण मान लीजिए यहाँ सामान लादना है किसी को, ये सड़क हो गया और यहाँ पर यहीं पर घर है। अब ये नीचे उतार कर इधर गली में लेकर जाएगा बैलगाड़ी, इधर गली में। इससे अच्छा है कि यहीं पर दरवाजा रहेगा, यहीं पर सामान ला दे। गोदाम वोदाम देखे हैं सड़क के किनारे है, उसका दरवाजा सीधा कहाँ पर रहता है? सड़क की ओर ही दरवाजा रहता है। अभी भी देखिएगा गोदाम वोदाम के गली वली में रहता है नहीं, वो सड़क के किनारे है, उसका क्या रहता है? दरवाजा रहता है कि वहीं से सामान लाद कर और लेकर चला जाए, जो भी सामान आए फिर वहीं से सामान इसमें अंदर डाल दिया जाए। इसीलिए इसका जो दरवाजा था वो मुख्य सड़क पर था। हमें लगता है कि समझ में आ गया। अभी और इसका एगो पार्ट आएगा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसको पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ लिए हैं यहाँ तक पूरा। हमें लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।